253 for 7 इंडिया ने बनाया अपने 20 overs में. It was a good wicket to bat on. संजू सैमसन was the pick of the batters once again. हमने उनकी काफ़ी बात की थी प्री मैच शो में भी. 89 उन्होंने किया in just 42 balls और एक टोन सेट की इंडिया के बैटर्स के लिए. डूबे चिप्ड इन, किशान चिप्ड इन, और लेकिन इन रिस्पॉन्स इंग्लैंड ने भी अच्छी बैटिंग दिखाई, अच्छी फाइट दिखाई कहना पड़ेगा. जेकब बेथल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी देखने को मिली. विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन एंड में यही कहेंगे कि रन्स भी बहुत ज़्यादा थे और डेथ बॉलिंग इंडिया की फैंटास्टिक थी. बुमराह एंड हार्दिक पांड्या were spectacular at the latter end of those innings and India won this by 7 runs. ये सिचुएशन है, एक मैच बस रह गया है which is the grand finale. It's going to be New Zealand taking on India on Sunday 8th of March at Ahmedabad और ये आखिरी मैच होगा and like I said it's truly going to be the grand finale. वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है. डिस्कशन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की. बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की. बैटिंग में भी जो है बहुत अच्छे रन्स दिखाए. 253 for 7 was never ever going to be an easy chase. इंग्लैंड केम क्लोज, लेकिन कुछ डेथ बॉलिंग का डिफरेंस था इंडिया की तरफ से भी एंड कैचेस. लेट्स नॉट फॉरगेट द फील्डिंग वाज द रियल डिफरेंस एज वेल. मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त, मेरे को होस्ट. सिकंदर, अच्छी फाइट इंग्लैंड की तरफ से. द फैक्ट दैट दे actually came close to the total, लेकिन एंड में रन्स भी ज़्यादा थे और बॉलिंग एंड की डेथ बॉलिंग बुमराह की, पांड्या की बहुत ही ज़बरदस्त थी. आई थिंक यही फ़र्क था कि 499 रन बने आज के मैच में और बहुत अच्छा बैटिंग पिच था. फ़र्क सिर्फ यही होना था कि कौन बेहतर बॉलिंग करता है, क्योंकि बॉलर्स की शामत आई हुई थी आज. तो आई थिंक वो जो एक आध ओवर जो आपने मेंशन किया बुमराह का, और उसके अलावा बीच में कोई अच्छी फील्डिंग, कुछ कैचेस, वो फ़र्क था दोनों टीमों में. वरना बैटिंग तो शानदार थी दोनों साइड से. तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को. बिल्कुल, आप करें. चले जी. सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर एंड उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. वालेकुम अस्सलाम. क्लासरूम में बैठे हो? आज टीचर का एक अकेले का ठीक हो गया ना. नहीं अकेली नहीं, शोएब भाई आएंगे ना. अभी तो आप अकेली हो ना. हाँ वो आएंगे. हम दोनों ने इंडिया का कहा था. बट हफीज, अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए ओवरऑल. अगर एक टीम 253 कर रही है और दूसरी टीम इतनी करीब आ रही है, बट एंड में क्या कहेंगे जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें. इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था. तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे. किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की. सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है. उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले. 89 रन किए 42 बॉल्स पे. ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन. उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे. तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं. उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार. इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन. उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, देवर रनिंग अराउंड. और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया. तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है. उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी. यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की. 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें और वो कामयाब भी हुए. मेरा ख्याल है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें एक और चीज़ हमें सीखने को मिलती है आज के मैच में कि इस गेम के अंदर T20 में क्यों बार बार स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि ये 120 बॉलों का खेल है, उससे ज़्यादा बॉल आपको मिलते नहीं है लीगल. तो उसमें देखें सैम करन के 14 बॉल पे 18 रन मेड द डिफरेंस. उन्होंने एफर्ट पूरी की, लेकिन वो अगर 14 बॉल के ऊपर कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल जाते तो बैथल के लिए और आसानी हो जाती है. लेकिन क्योंकि वो वन मैन शो लेके चल रहे थे
اور سیم کرن کی وہ جو 14 بالوں کی اننگز ہیں اس نے اس پوری کاز کو ڈیمیج کیا. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ بٹ اوور آل اگر آپ پورے میچ کو دیکھیں گے تو ان کے 14 بال ڈفرینس کریٹ کر گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک ماڈرن ڈے کرکٹ کا اگر آپ نے میچ دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جا چکی ہے تو آج کا میچ دیکھیں. آپ نے اچھا سم اپ کیا. ویسے اس فارمیٹ میں ونڈو آف اپرچونٹی ایسے میچ میں جہاں بڑے رن پڑ رہے ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں کوئک کہ انگلینڈ کے پاس 2 اپرچونٹیز نظر آئیں, مجھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا. ایک تو جو کیچ ڈراپ ہوا سیمسن کا بروک سے, اور دوسرا جو آپ نے مینشن کیا سیم کرن کے 18-14 پہ. یہ 2 ونڈوز تھیں گئی تھیں. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ میچ کا کون سا تھا؟ اگر میں اوور آل دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن جیسے بندے کا کیچ چھوڑنا انیشیلی وہ ان کو کافی ڈینٹ ڈالتا, کیونکہ ان کی بیٹنگ کی وہ ایک دیوار بن کے پچھلا میچ بھی انہوں نے جتوایا, اور پھر جیسے ہی کیچ چھوٹا اگلے ہی بال پہ مڈ وکٹ پہ چھکا مار کر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ادروائز یہ نہیں کہ ان کی بیٹنگ میں اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ جو اوور آل پورا سیٹ اپ تھا وہ شاید اتنا آسان نہ ہوتا جتنا سنجو سیمسن کی بیٹنگ نے کر. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اچھا, اور جس طرح آپ نے ٹرننگ پوائنٹس کی بات کی, فیلڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں سنا, بیکاز ایک ڈراپ کیچ جو کہ ہیری بروک نے کیا سنجو سیمسن کا, اس کے بعد ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے جو ان کا فیلڈنگ ایفرٹ نظر آیا, اکثر پٹیل کا جو نظر آیا, جس طرح سے انہوں نے 2 کیچز کیے اور کنٹریبیوٹ کیا, وہ کتنا بڑا ڈفرینس تھا؟ بہت بڑا ڈفرینس تھا. وہ بھی ایک انگلینڈ کی بیٹنگ کے ٹرننگ پوائنٹس تھے, کیونکہ دونوں وکٹس بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک ہیری بروک کی وکٹ تھی جو اکشر پٹیل کا پہلا کیچ تھا بمراہ کی بال پہ, جو سلوور ون بمراہ نے پہلا ہی بال کرا کے جو سلوور ون کرایا. بہت مشکل کیچ ہوتا ہے جب آپ کو واپس بھاگنا پڑتا ہے. بمراہ کی بھی بہت انٹیلیجنٹ آتے ساتھ پہلا بال ہی سلوور ون, اور ہیری بروک کی وکٹ. یہ آپ اوور آل ڈسٹنس دیکھیں, ڈسٹنس کورڈ 24 میٹرز اور وہ بھی رننگ بیکورڈز. سو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ. اور یہ دوسرا ول جیکس کا اگر ہم دکھائیں, آئی تھنک یہ وہ دوسرا کیچ ہے باؤنڈری پہ فل جاتے ہوئے, اور اویئرنیس ونس اگین اکشر پٹیل 21 میٹرز ناؤ گوئنگ آن ٹو ہز لیفٹ, اور پھر اوبیسلی ساتھ ریلی فیلڈرز وہاں پر موجود تھے. تو یہ دونوں بھی بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس تھے. ہیری بروک کا اپنی جگہ پر, کیونکہ جس طرح جیکب بیتھل اننگز کھیل سکتے ہیں, ہیری بروک اس پچ پہ بالکل ویسے کھیل سکتے تھے. اور اس کے بعد جب ول جیکس جو اس وقت بیسٹ فارم میں اس وقت نظر آئے پورے ورلڈ کپ میں, وہ اور جیکب بیتھل کی آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹنرشپ جاری تھی. یہ دوسرا کیچ اس مومنٹ کا ہے. سو وہ پارٹنرشپ توڑنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا تھا. تو انڈیا, جس طرح حفیظ بھائی نے بھی بات کی, دے ریئلی وانٹیڈ ٹو ون. بیٹنگ ہو, بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو, انہوں نے اپنا آل دیا اور مزہ آیا. آج ایک آؤٹ اسٹینڈنگ لیول آف کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملی, تو بہت مزہ آیا دیکھنے کا اوور آل میچ. سنجو سیمسن کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی حفیظ نے بھی کہا کہ اگر آپ ایسے پلیئر کا جو اس کائنڈ آف فارم میں ہو ڈراپ کرے کیچ تو وہ پھر آپ کو سزا ضرور دے گا. 8 میچز میں 4 کی مین کی باری آئی ہے اس ورلڈ کپ میں. ہم نے ڈسکس کیا کہ دونوں ہاتھوں سے گریب کیا. ان کی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں 2-3 باتیں پھر سننے کو ملتی ہیں جس سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا, اب ہینڈ سیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے جب پچ دیکھی تھی میچ سے پہلے تو ہمیں پتا تھا یہ 250 والی پچ ہے. پھر ہم نے سیلف لیس کھیلا کہ میرے 100 نہیں ہوئے, پہلے بھی 97 کچھ کیے تھے, آج 89 کیا. وی ور لوکنگ اینڈ ٹارگیٹنگ 250 rather than 100s and 50s amongst individuals. لیکن کلیئرٹی تھی ان کو, یعنی پچ کو جو انہوں نے اسیس کیا اسپاٹ آن کیا. اوبیسلی ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کریکس کتنے ہیں, ہارڈنس کتنی ہے, کتنا گراس ہے, ویدر کیا ہے. ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹوٹل ہونا چاہیے, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا. آئی تھنک جب آپ ٹوٹل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیٹ کے دماغ سے نکالتے ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چیز کر رہے ہیں 250, تو آپ اپنے مائنڈ کو چینل کر دیتے ہیں کہ ہم سیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم چیز کر رہے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ گیم. تو انہوں نے جو کہا اور پھر انہوں نے اس کو چینل کر لیا اپنے مائنڈ کو, اور اسی انداز سے کرکٹ کھیلی انہوں نے. اور جو شارٹ سلیکشن تھی اور جس انداز سے کھیل رہے تھے اس سے وہ انڈوز کر رہے تھے کہ یہ واقعی 250 والی پچ ہے. اور اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی شارٹ جو ہے نا وہ بڑی ایسے لگتے ہیں کہ بہت ایزی کھیل رہے ہیں, یعنی یہ کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں. جس طرح کی شارٹس کھیلی جا رہی تھیں اور جس طرح اس کی پوزیشن تھی ہر اور پرفیکشن تھی ٹیکنیک کے اعتبار سے, وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھی. تو ظاہر ہے جو کہا انہوں نے کر کے دکھایا, کیونکہ ان کو پتا تھا ڈے ان ڈے آؤٹ یہ 250 والی پچ ہے. لوگ جو کہہ رہے تھے انہوں نے ان کو نہیں دیکھا, پار سکور کو نہیں دیکھا, ان کو پتا تھا کہ یہ 250 والی ہے. تو آئی تھنک جو ان کی اسیسمنٹ آف دا پچ تھی وہ اسپاٹ آن تھی. دوسرا میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا فیلڈنگ کے اعتبار سے, ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا, آپ یہ دیکھیں ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 اترے ہوتے ہیں, ورنہ 2 بیٹسمین آتے ہیں تو وہ 2 ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی 9 کو. بٹ ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 فیلڈر ہوتے ہیں. اس وقت جو 30 to 45 سیکنڈ ہوتے ہیں نا,
फील्डर्स के जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का, अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए, और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो far बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ़ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और बाय ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसके स्किल्स है और एक करेक्टर है, उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है, उसकी जो स्किल्स है। अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेट दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया जो डेथ के ओवर थे, या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसके जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले ही स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो 2 कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए, और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है, और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए, इट मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेज होते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अच्छी फील्डिंग से और एक्स्ट्रा से। तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की, और सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे-छोटे पॉइंट्स, दे ऑल मैटर। एक सवाल मेरा हफीज से, अब अगर आप मैच यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, सैम करन शुड गो आफ्टर, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। दिमाग में अगर आपको इजी बॉल टांग पे फुल टॉस मिल रहा है, यू हैव टू स्विंग योर बैट, इट कैन गो एनीवेयर। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वो, ठीक है 4 बॉल आउटस्टैंडिंगली यॉर्कर हिट किए, बिल्कुल ठीक,
2 बॉल फुल टॉस थे जो मुझे लगता है कि दे शुड बाउंड्री होनी, तो दिमाग में से बुमराह को तो निकालना नहीं, चाहिए वो तो था, हमेशा वो से तो- क्रिकेट की बेसिक ये है कि आपने Watch the बॉलर ball. नहीं खेलना, बॉल खेलनी है। सेकी भाई इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि बुमराह इसलिए एक्सेप्शनल है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, Yeah. राइट वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आपको हर बॉल करके देख सकता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो स्लोअर वन भी करता है, वो बाउंसर भी करता है, वो बैट्समैन को गेस करने देता है कि वो मुझे गेस करे। अगर आप दूसरे बॉलर्स को देख के, इवन जोफ्रा आर्चर को अगर देख के, आज उसने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, स्लोअर वन पे स्लोअर वन कर रहा था। फिर सेम करन, आपको पता है कि एक गेम प्लान बनाते हैं, एक अपोनेंट भी गेम प्लान बना के आते हैं, उनको पता है कि इसका जो बेस्ट डेथ ओवर में स्लोअर वन करता है, तो वहाँ पे आप अपना गेम चेंज करते हो। तो आई थिंक आपको एक जो प्रिडिक्टेबल है ये नहीं होना था, तो क्वालिटी बुमराह की यही है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही। सॉरी, ये पॉइंट तो है, बट बॉलर प्रेडिक्टेबल तो होते ही नहीं है कि कभी उसकी लाइन थोड़ी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी लेंथ, हाँ वेरिएशन साथ में ऐड करता है। दोनों चीज़ों से आप अनप्रेडिक्टेबल होते ही होते हैं। ये नहीं कि इट्स अ रोबोट बॉलिंग मशीन है, एक ही जगह में फेंकते हैं। जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है फ्रॉम डे 1 टिल हिज लास्ट करियर, वो इसी की प्रैक्टिस करता है कि कहीं पे भी गेंद आ सकता है। यू जस्ट वॉच द बॉल, कुछ पता नहीं कहाँ पे गेंद चलेगा। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि बुमराह को दिमाग में इतना घुसा दिया हुआ है कि अगर सिर्फ गेंद को वॉच करेंगे आपको बाउंड्री मिल सकती है। छक्का ना मारने जाओ, आपको अगर छक्के का कॉन्फिडेंस नहीं, आप चौके की तरफ चले जाओ, तो वो 2 बाउंड्री मारते तो आज बहुत ज्यादा मैंने कहा आज हमारे एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन अगेन मैं ये करूँगा कि हर टीम की एक प्लानिंग होती है। ऑब्वियसली अब जब आप खेल लेते तो आपके अगेंस्ट जो टीम की प्लानिंग होती थी कि यार हमने सकलीन मुश्ताक को विकेट नहीं देना, क्योंकि इसकी जो वैरायटी और वेरिएशन है बहुत अच्छा। अगर आप बाकी उनके 6 के साथ बॉलर उन्होंने यूज़ किया, बाकी सबको टारगेट किया, लेकिन ऑब्वियसली आप एक आध प्लेयर को आप रिस्पेक्ट देते हो जिसके स्किल्स अच्छे हो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, सीज फायर, अब ब्रेक नहीं बड़े अच्छे सारे सबने सारे सैमसन बने हुए आज फुल फॉर्म में। सारे आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सारे फुल फॉर्म में हैं, डेफिनेटली फुल फॉर्म में, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। उमर का भी पॉइंट, सबका पॉइंट, सकलैन भाई का पॉइंट, सबका पॉइंट जो है वैलिड है, बिकॉज इट्स दी स्मॉल थिंग्स एट द एंड व्हिच एक्यूमुलेट एंड मेक अ डिफरेंस। ब्रेक